आगे जो पॉइंट है ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे हम लोग। ये देखिए, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है। सोडियम के आखिरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, ठीक है। KLMN, KLM 2 8 1, ठीक है, 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिए तो 1 बचा। अब ये क्या करेगा? क्लोरीन से संबंध बनाएगा। क्लोरीन के पास कितनी होती है आखिरी घेरे में? क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17, तो ये KLM में डिवाइड होगा 2 8 10 और 7 17, तो ये इसके पास आखिरी घेरे में कितना हो गया? 7। और ये 7 को इस प्रकार से बनाएगा, 2 4 6 और 1 7, ठीक है। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ये क्या बनेगा भाई? ये सोडियम प्लस बनेगा। और Cl को इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं आप, 2 4 6 और एक जो आया ये वाली, और ये मिलके बन गया 8, तो इसके आखिरी घेरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यानी कि ये बिंदु, यहाँ पर बिंदु था, तो ये बिंदु यहाँ पर आया तो ये 8 हो गया, 2 4 6 2 8। लेकिन क्लोरीन हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है। तो ये, क्योंकि ये एक ले रहा है सोडियम से, इसलिए हमेशा ये कर्जे में रहेगा, तो हमेशा इसका जो होगा वो Cl माइनस होगा। सोडियम क्लोराइड का निर्माण इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ये है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमेशा आती है एग्ज़ाम में बनाने के लिए 2 नंबर में, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड का भी दिया है, देखिए मैग्नीशियम का दिया है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12, ठीक है। अब KLMN में डिवाइड करेगा, 2 8 10 और 2। आखिरी कोष में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, लेकिन यहाँ पे बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्लोरीन का होता है 17, 2 8 और 7। अब इसको पूरा करने के लिए सिर्फ एक चाहिए और इसके पास 2 है, तो ये ज़्यादा ले नहीं सकता और इसको देना है दोनों, दोनों ही त्यागना है। तो ये क्या करेगा? 2 क्लोरीन मिलके MgCl2 बना लेगा। सोचिए कितना दिमाग लगाया यहाँ पे। देखिए मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, वो क्लोरीन इस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहा है कि मैग्नीशियम जो है अपना इस प्रकार से त्यागेगा कि इसके आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया है वो Cl को इस प्रकार से देगा। इसके पास 7 था, 2 4 6, ठीक है, और एक 7, इसके पास भी 7 था, 2 क्लोरीन लिए तो दोनों के पास था। और ये दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो दोनों 8 बना लेगा। और इस प्रकार से जो है Mg2+ निर्माण करता है Cl2 का। ये क्या करेगा? Cl2 बना लेगा। तो ये ऐसे बनाएगा, 2 4 6,
डॉट, क्योंकि इसको 2 बनाना है तो ये Mg, हाँ ये बना लिया आपका MgCl2। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त करता है। ठीक है, लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनात्मक एवं ऋणात्मक का नाम बता सकते हैं कि कौन सा मतलब धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है? तो ये आपको पढ़ के और बताना पड़ेगा कि आपने क्या समझा और क्या जाना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आयनिक यौगिक। क्या है? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। लिखा हुआ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। ये आयनिक यौगिक के क्या गुणधर्म है, इसको क्रियाकलाप लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, हम आगे जाके देखते हैं कि क्या है आयनिक यौगिक। कुछ आयनिक यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सारे का क्वथनांक और गलनांक दी हुई। लिखा आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते या दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी कि भौतिक प्रकृति जो होती है धन एवं ऋण आयनों के बीच जो आकर्षण बल है, ये जो यौगिक है वो थोड़े कठोर और ठोस भी होते हैं और इस पे ज़्यादा प्रेशर डालने से, दाब डालने से ये टूट जाते हैं। भंगुर मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, भंगुर का मतलब होता है फैलना, चपटा होना, फिर टूट जाना, ये होती है इसका मतलब। लिखा है गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसकी गलनांक तथा क्वथनांक होती है और इसको भंगुर करने के लिए, ठीक है, हाँ बहुत ज़्यादा, सॉरी भंगुर नहीं, इसके आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा गलनांक तथा क्वथनांक की ज़रूरत होती है। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक सामान्य यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होती। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलयनशील होती। यानी ये सब जो है घुलते नहीं हैं, पानी में तो घुल जाते हैं, जल में घुलनशील है तथा केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायक में अविलय है। अविलय मतलब नहीं घुलते हैं। विद्युत चालकता, किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। यदि प्लस है तो वो माइनस की ओर जाते हैं और वो यदि माइनस है तो प्लस की ओर आते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आयन आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। यानी कि जो ठोस होता है उसमें आयनिक यौगिक इधर से उधर मूव नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो गलित अवस्था में आते हैं तो वो विपरीत दिशा में मूव करने लगते हैं क्योंकि गलित होने के बाद वो कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन भी करते हैं। इसलिए जो है क्या करते हैं, आयन जो स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं यानी कि इधर उधर होते हैं, विद्युत का चालन भी करते हैं। धातुओं की प्राप्ति, कैसे आपको धातु की प्राप्ति होती, कहाँ से आते हैं ये धातु? इतने सारे जो धातु हम यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो वो सारे धातु कहाँ से आते हैं? क्या हमें अपने कोई पेड़ पे लगाया होता है या फिर कहाँ से प्राप्त होती है या दुनिया के किस कोने में होती है या फिर
कोई कारखाने से प्राप्त होती है, वो किस प्रकार से प्राप्त होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखा है धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। कोई भी चीज़ हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती है, लेकिन पृथ्वी की भूपर्पट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। और समुद्री जल में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को खनिज कहते हैं। यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज। जैसा कि हमारा झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे खनिज पाई जाती है। हमारे गिरिडीह में भी पाई जाती है। ठीक है, धनबाद में भी है हमारा खनिज का, और जमशेदपुर में है। बहुत सारे क्षेत्र है, ईस्ट सिंहभूम। कुछ स्थानों पर खनिजों की कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। और कुछ जगहों पे जो है धातु की काफ़ी मात्रा होती है, खनिजों में कोई विशेष धातु की काफ़ी मात्रा होती है, जिससे बहुत सारे जगह पे, जैसे आपके गिरिडीह में भी जो खनिज है, वहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत है, तो उससे निकालने के लिए उस खनिजों का उपयोग कर रहे हैं। धातु की काफ़ी मात्रा होती है, जिससे निकालना लाभकारी होता है, क्योंकि लोग बिजनेस करते हैं उसको निकाल के। ठीक है, और इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। और उस खनिजों को क्या कहते हैं? वही खनिज को आप अयस्क कहते हैं। लिखा हुआ है धातुओं का निष्कर्षण। कैसे निकालते हैं हम धातुओं को? इसका निष्कर्षण कैसे होता है? कैसे निकासी होता है? कहाँ से आते, किस प्रकार से इसको पूरा निकालते? पहला तो आपने देखा कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर धातुओं का मुख्य स्रोत है, और उसमें समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड घुले हुए होते हैं लवण के रूप में, वहाँ से वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपका बहुत सारे तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। और खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिससे हम प्राप्त करते हैं धातु, और वो किस प्रकार से निष्कासित करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट में। आज के लिए इतना ही। और ये गरीब यूट्यूबर को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, समझ आए तो कमेंट कीजिएगा। बस, थैंक यू सभी को, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग मन लगा के। जो ना समझ में आए आप हमको मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, यूट्यूब में कीजिए, जहाँ दिल करे वहाँ कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल कॉल में बात नहीं होगी। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पढ़ें और इसे समझें। एक बार आप मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे सुने, और एक बार आप बुक को रीडिंग करें, 2 बार करें, 4 बार करें। क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करें खुद से, ताकि आपका आगे का जो एग्ज़ाम है वो आसानी हो सके। आपको समझ आएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना चाहेंगे, और सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपका रात्रि शुभ हो। आप अच्छे से पढ़ें मन लगा के। बाय बाय।